हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे साइंस पार्क चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस 2019 सेट ए को आसान भाषा में और पूरी डिटेल में सॉल्व करेंगे। यह वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है? अगर आप 10वीं कक्षा में हो और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझना चाहते हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सही आंसर राइटिंग सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। शुरू में हमारी ये इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, इन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। समय हमारा 3 घंटे होता है और 60 अंक का हमारा साइंस का एग्ज़ाम होता है। अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद क्वेश्चन पेपर देखिए, आपका पूरा क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखिए, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिला है कि नहीं, सारे पेज कितने पेज हैं, इसमें 16 पेज हैं, तो आपको पूरे अच्छे से पेज गिन लेने हैं और फिर बाद में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो पहले जो ऑप्शन सेक्शन है हमारा भौतिक विज्ञान है, ये 20 अंक का है। देखिए, मार्क्स 20 का है। भौतिक विज्ञान में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पहला है MCQ क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये क्वेश्चन हर बार मतलब इसमें आया है कि जो रंग नीला है वो किस कारण है। जो नीला परावर्तन के कारण नहीं होता, विक्षेपण के कारण भी नहीं होता, अपवर्तन के कारण भी नहीं होता। प्रकीर्णन में क्या होता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है वो रंग ज़्यादा फैल जाता है। जैसे नीला रंग है, इसकी तरंग दैर्घ्य कम है और ये ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए हमें आकाश जो है लाल रंग का नीले रंग का दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है सेकंड, ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर कैसी प्रकृति का प्रतिबिंब बनाता है? ये हमने पहले पढ़ लिया है कि जो हम अभी लेंस है हमारी आँख के अंदर वो उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस जो होते हैं जो है हमारी रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनाता है और उसकी प्रकृति होती है उल्टा और वह वास्तविक। तो ये आंसर है इसका, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा रेटिना पर। चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन दे रखा है। ये देखिए, ये 3 कारक हैं जिस पर हमारा चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। पहला है चालक तार की लंबाई, दूसरा है चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तीसरा है चालक तार की प्रकृति पर। 1 नंबर में है तो आपको बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा नंबर में आए तो इसको एक्सप्लेन करना है। अब बस ये पॉइंट लिखने हैं 3, तो आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। अगला 5वां क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। छठा क्वेश्चन देखिए, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम। देखो, ये पिछले 2018 वाले में भी आया है, हम 2019 का कर रहे हैं तो 2018 में भी सेम क्वेश्चन आया, बस वहाँ पर 4 ओम की बजाय 1 ओम पूछा गया है। तो देख लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हमें उसी पर फोकस करना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा सिलेबस में नहीं है तो हम इसमें लास्ट इसका देखेंगे। छठा क्वेश्चन जो है ये देखिए, अब 4 ओम हो, इसके लिए हम हीट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि R1 हमारा 2 ओम है, R2 3 ओम है और R3 जो है 6 ओम है। हम पहले श्रेणी क्रम में जोड़ के देख लेते हैं। श्रेणी क्रम को जोड़ने में हमारे तीनों को वैसे जोड़ के देख लो, 3 2 5 और 6 11। फार्मूला तो इसका होता है R=R1 + R2 + R3। तो 11 ओम तो 4 ओम से ज़्यादा हो गया, तो हम इसको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते। तीनों प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर देखो क्या आंसर आएगा। तीनों को समांतर क्रम का जो फार्मूला है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब ये वैल्यू इसमें रख लेंगे और ये फिर हमारा 1 ओम आ जाएगा। तो ये 1 ओम से ये जो 4 ओम से कम हो गया, तो हम इसको तीनों प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में भी नहीं जोड़ सकते। इनको जो समांतर क्रम में जोड़ने से तो 1 ओम ही आएगा।
फिर देखिए अगला जो मेथड ट्राई करके देखते हैं। R1 और R2 को है जो हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे और R3 को फिर हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो हमारा कुल प्रतिरोध देखिए क्या आएगा। R1 हमारा 2 था और ये 3 था, तो 2 3 2 5। फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ा तो समांतर क्रम में पे देखिए ये 1/5 1/6, तो ये हमारा 30/11 हो गया। और इसका जो 2.72 ये भी हमारा 4 ओम नहीं आया, तो हम इसको ऐसे भी नहीं जोड़ सकते। जो अगला जो है तरीका है, R2 और R3 को हम समांतर क्रम में जोड़ लें और R1 इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दें। तो ये इस तरह करके देखते हैं। देखिए पहले तो हम समांतर क्रम का निकाल लेते हैं। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये R2 हमारा 3 ओम है और ये हमारा 6 ओम है, तो 1/6 एलसीएम लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, R आ जाएगा 2 ओम। तो R2 और R3 को जोड़ने समांतर क्रम में जोड़ने से 2 ओम आ गया। और जो हमारा R1 था और इन दोनों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 2 ओम ये आया ही था और R1 हमारा 2 ओम है, तो ये 4 ओम आ जाएगा। इस तरह जोड़ने से हमारा प्रतिरोध 4 ओम आएगा। तो कैसे जोड़ेंगे, R2 और R3 को समांतर क्रम में और इनके श्रेणी क्रम में हम R1 को जोड़ेंगे तो हमारा 4 ओम आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, यानी कि यहाँ वायु का अपवर्तनांक दे रखा है 1.50 और ये प्रवेश कर रहा है कांच की प्लेट में, यानी वायु से कांच की प्लेट में जा रहा है। वायु विरल माध्यम होता है और कांच वाला जो है वो सघन माध्यम होता है। तो कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है हमें, और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये देखिए कैसे निकालेंगे। वायु का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 1.50 दे रखा है। निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अपवर्तनांक का क्या फार्मूला है, माध्यम का अपवर्तनांक है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है तो फार्मूला हमारा हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में वायु का अपवर्तनांक। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे हम। 3 × 10⁸ कर लिया बटे में 1.50। पॉइंट हटाने के लिए हमने ऊपर 100 लगा दिया, तो ये काटने के बाद हमारा जो आ जाएगा कांच में प्रकाश की चाल जो है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। और ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन था। अगला देखिए, कोई वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस F तथा 2F के मध्य स्थित है। अब देखिए यहाँ फिर मैं हर एक उसमें वीडियो में बताती हूँ कि हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, लेंस कौन सा है और वस्तु कहाँ रखी है, बीम कहाँ रखा है। तो यहाँ उत्तल लेंस है और वस्तु जो है मुख्य फोकस F और 2F के बीच में रखी है। तो इसके लिए डायग्राम देखिए, ये जो 9वां क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अगला इसका डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले बीम की स्थिति लिखेंगे उत्तल लेंस के F1 तथा 2F1 के बीच में। वहाँ सिर्फ F और 2F दे रखा है, तो आप F और 2F भी लिख सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए F1 और 2F1 के बीच में लिख लेते हैं। देखिए उत्तल लेंस हम ड्रॉ कर लेंगे। उत्तल लेंस फिर बीच में से हम मुख्य अक्ष को ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, और मुख्य अक्ष ये ड्रॉ करने के बाद हमें देखिए बीम कहाँ रखना है। F1 और 2F1 के बीच में हमने ये बीम वस्तु रख दी AB। ये रखने के बाद देखिए इसके मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आ रही है और वो उत्तल लेंस से जैसे ही टकराई तो उसमें अपवर्तन हो गया, और अपवर्तन के बाद वो F2 में से गुजर गई। ये F2 है हमारा, इसमें से गुजर गई। और दूसरी रेखा जो है वस्तु से आ रही है, A सिरे से आ रही है उसके, और ये वो प्रकाशी केंद्र से गुजरी। और ये जो प्रकाशी केंद्र से जो रेखा की किरण गुजरती है वो उसी रास्ते से वापस चली जाती है, तो ये सीधी रहेगी, ऐसे मुड़ेगी नहीं। तो ये यहाँ जाके दोनों रेखाएं यहाँ काट रही हैं। जहाँ ये रेखाएं काटती है वहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो हम ये मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, तो कैसा बन रहा है, उल्टा और वास्तविक बन रहा है। और साइज कैसा है देखिए, ये साइज है इसका छोटा है, वस्तु का साइज छोटा है, और प्रतिबिंब का साइज कैसा है, दिखने में दिख रहा है बड़ा है। तो ये 3 चीज़ें हमें लिखनी है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। स्थिति देखिए 2F2 से परे बना है, F2 2F2 उसके परे आगे बना है, यानी कि, और प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा जैसे बता दिया है। और साइज क्या है इसका,
वस्तु से बड़ा है, यानी बिंब से बड़ा इसका साइज है। आगे देखिए, फ्लेमिंग का वाम नियम, ये भी लगभग हर बार आ जाता है आपको। ये जब आप ये क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ करेंगे तो आपको अपने आप ही आप एनालाइज कर पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें किस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है। इसलिए फ्लेमिंग का वाम नियम देखेंगे। चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगा सकते हैं। इस नियम के अनुसार क्या करते हैं, बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाना है कि हमारी तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों ही हमारे क्या हों, एक दूसरे के लंबवत हों, परपेंडिकुलर हों। देखो डायग्राम में दिखा रखे हैं, ये तीनों ही अंगूठा, ये चुंबकीय क्षेत्र वाली तर्जनी होगी और इधर वाली मध्यमा होगी। तो इस तरह फैलाने पर क्या होगा, जो हमारी तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी, मध्यमा जो होगी वो विद्युत धारा की दिशा को बताएगी, और जो अंगूठा होता है वो हमारे आरोपित बल की दिशा को बताती है। तो ये हमारा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप पूरे मार्क्स ये साइड वाला डायग्राम बना सकते हैं। हाथ अच्छे से ना बने तो आप ये साइड वाला डायग्राम बना के भी वाम हस्त नियम को बता सकते हैं। अगला चुंबकीय प्रेरण हमारे सिलेबस में नहीं है। 10वां अब हमारा जो है सेक्शन बी रसायन विज्ञान स्टार्ट हो गया है। इसका पहला क्वेश्चन है निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक उपचयित हो रहा है। अब हमें उपचयन का पता होना चाहिए। क्या होता है उपचयन का मतलब, होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। अब देखिए CuO और H2 ये दो अभिकारक हैं जिसका उपचयन होगा। तो हमें देखना है CuO H2 में से किसका उपचयन हो रहा है। उत्पाद देखिए, फिर देखिए कॉपर ऑक्साइड CuO से तो ऑक्सीजन हट गई, यानी इसका तो अपचयन हुआ। ऑक्सीजन हटना क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये इस हमारा आंसर नहीं हो सकता। H2 को देखिए, H2 यहाँ पर अभिकारक तो H2 है, लेकिन उत्पाद क्या बन गया H2O, यानी कि H2 के अंदर क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई। और ऑक्सीजन जुड़ना क्या होता है, उपचयन। तो हमारा हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तो हमें यहाँ लिखना हाइड्रोजन उपचयित हुआ है। अगला देखिए 11वां क्वेश्चन है, 1 नंबर का ही है। आपके पास 3 विलन ABC दे रखे हैं जिनका pH का मान 4, 7 और 10 है। हमें अम्लीय विलन के बारे में बताना है। देखिए pH स्केल आपने पढ़ा होगा। pH स्केल में क्या होता है, जो 7 वाला होता है वो उदासीन होता है, ना वो अम्लीय होता ना वो क्षारीय। 7 से कम वाले सारे क्या होते हैं, 7 pH से कम वाले 0 से लेकर 7 तक के जो होते हैं वो होते हैं अम्लीय, और 7 से ऊपर वाले 14 तक के होते हैं अक्षारीय। तो अब यहाँ जिसको ये पता है वो बच्चा आसानी से बता देगा कि जो 4 जिसका pH है वो A विलन है। तो A विलन का जो है वो अम्लीय प्रकृति का होगा, इसलिए इसका जो आंसर है विलन A आ जाएगा। ये विलन बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सेट में। अगला हमारे सिलेबस में नहीं है। MCl सूत्र वाला क्लोराइड बनाता है। देखिए MCl का मतलब है Cl, M की एक वो है संयोजकता है। तो इसमें एक संयोजकता किसकी होती है, सिलिकॉन की 4 होती है, एल्यूमिनियम की भी 3 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, सोडियम की 1 होती है। तो इसका आंसर सोडियम आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का है अगला क्वेश्चन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। विस्थापन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। ये देखिए विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है, वे अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण बिल्कुल आसान है। Fe लोहा हो गया प्लस कॉपर सल्फेट हो गया, FeSO4 प्लस Cu बन गया। अब ये देखिए जो लोहा है सक्रियता श्रेणी में अगर हम देखेंगे तो लोहा जो है कॉपर से ऊपर है। लोहा अधिक अभिक्रियाशील धातु हर कॉपर सल्फेट के विलयन से और कॉपर को विस्थापित कर देगा। कॉपर कम अभिक्रियाशील धातु है लोहे से, इसलिए FeSO4 हो जाएगा प्लस Cu। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है तो इम्पोर्टेंट है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र देखिए क्या होता है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपको ऐसे लिखते ही 1 नंबर मिल जाएगा। इसकी निर्माण विधि की जो है समीकरण लिखनी है। देखिए नमक है, NaCl में हमने पानी डाला, यानी जलीय विलयन में हमने CO2 और अमोनिया NH3 क्या बन गया, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा बन गया और अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो ये अभिक्रिया लिखते ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 1 नंबर तो आपका NaHCO3 का और 1 नंबर समीकरण का।
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। 16वां देखिए, धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो जब वायु कोई भी धातु वायु में जलती है, दहन होता है, तो ऑक्सीजन उसमें ऐड होती है। तो ये देखिए, धातुओं के वायु के साथ जब अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनता है। सोडियम का उदाहरण दे रखा है। सोडियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन होगा इसका, तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा Na2O। तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। जब आप ये लिखोगे कि धातु ऑक्साइड बनता है, 1 नंबर मिल जाएगा। और तब जब आप ये उदाहरण दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुओं के विद्युत अपघटनीय परिष्करण पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। ये देखिए, विद्युत अपघटनीय परिष्करण होता क्या है, धातुओं को शुद्ध करना होता है एक तरह से। जैसे कौन कौन सी धातुएं दे रखी हैं, कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी जो धातुएं हैं इनका विद्युत अपघटन द्वारा परिष्करण करेंगे, यानी विद्युत धारा गुजार कर करेंगे इनका परिष्करण। इसमें जो है एनोड को अशुद्ध धातु बना लेते हैं, जो एनोड होगी वो अशुद्ध धातु की बना लेते हैं, यानी कि जिस धातु को हमें शुद्ध करना है उसको एनोड बोल देंगे, एनोड की जगह रखेंगे। और शुद्ध धातु जहाँ पर हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी है उसको कैथोड बना लेंगे। वो हम थोड़ी सी पतली परत ले लेंगे ताकि उसके ऊपर शुद्ध धातु उस निक्षेपित होती जाए, अशुद्ध से निकल कर उस कैथोड पर जमा होती जाए, इसलिए पतली सी शुद्ध धातु बना लेंगे। और लवण कौन सा लेंगे, लवण विलयन कौन सा लेंगे, उस धातु का लवण विलयन लेंगे जिसको हम शुद्ध कर रहे हैं, यानी जहाँ कॉपर को शुद्ध करेंगे तो कॉपर सल्फेट ले लेंगे, जिंक का लेंगे तो जिंक का विलयन लेंगे। तो जिस धातु का भी शुद्ध करना उसी का हमें विलयन लेना है। और जब इस विद्युत अपघटन से जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर जो अशुद्ध धातु होती है वो विद्युत अपघटन में घुल जाती है, यानी कि एनोड हमने अशुद्ध धातु ली थी, वो विद्युत धारा गुजारते हुए पिघलना शुरू हो जाती है और नीचे आ जाती है, वहाँ उसमें विलयन में आ जाती है घुलकर। और वहाँ से फिर वो इतनी मात्रा में शुद्ध धातु जो है विद्युत अपघटन से निकल कर फिर किस में चली जाएगी, वहाँ से निकल कर एक कैथोड में चली जाएगी। और जो अशुद्धियाँ होती हैं जब वो पिघलती है तो अशुद्धियाँ भी जाती हैं, अशुद्धियाँ जो है नीचे इकट्ठी हो जाती है और अशुद्ध उसको बोलते हैं एनोड पंख। ये डायग्राम में भी देखिए, ये जो हमारी एनोड है ये अशुद्ध धातु है जिसमें शुद्ध धातु निकल कर कैथोड पर जाएगी। कैथोड देखो डायग्राम में दिखा रखा है, कॉपर है, ये निकल रही है, शुद्ध धातु है और ये कैथोड पर जाकर निक्षेपित हो रही है। और जो अशुद्धियाँ होती हैं देखिए नीचे टैंक के नीचे तली में अपद्रव्य के रूप में, एनोड पंख के रूप में नीचे हो जाती है। ये अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें हम डालते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो है क्वेश्चन आप लिख देना, 2 नंबर का है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये एक मतलब अब हमारा जो है बड़ा क्वेश्चन आ गया है, 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। 6 नंबर में 2 पार्ट दे रखे हैं, एक और इनमें भी पार्ट ही दे रखे हैं। देखिए 1-1 नंबर के हैं। CH3Cl का नाम लिखिए, नाम लिखने हैं इसको, जैसे वो हेलोजन है, Cl को क्लोरो, और क्लोरो को हमेशा हम पहले लिखेंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। तो एल्केन से पहले लिखेंगे तो क्लोरो मैथेन हो जाएगा, एक कार्बन है इसलिए मैथ, और एक कलाबंध इसलिए एन। Cl क्लोरो, एक कार्बन है C इसलिए मैथ, और एन किस लिए लिखा है क्योंकि ये एल्केन है, कार्बन कार्बन इनके बीच में एक कलाबंध है इसलिए क्लोरोमेथेन। अगला देखिए CH3 CH2 C द्विआबंध OH। अभी इसमें कार्बन देखिए पहले कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब प्रोप, ठीक है, 3 कार्बन का मतलब प्रोप हो गया, और कार्बन कार्बन के बीच में एक कलाबंध हो गया तो प्रोपे, ठीक है। अब C द्विआबंध OH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है और उसके लिए हम अनुलग्न लगाते हैं ओइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक अम्ल क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा इसका। फिर अगला देखिए, इसमें कार्बन गिनिए, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनिए, 1 2 3 जो हमारे कार्बन है, 3 कार्बन होते क्या आ जाएगा, प्रोप आ जाएगा, और एक कलाबंध है तो प्रोपे हो जाएगा और प्रोपेन हो जाएगा। अब देखिए एक OH लगा हुआ है, OH का अनुलग्न क्या होता है, ओल होता है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रोपेनोल। ये इस तरह से आपको अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए एक पार्ट, ये अगर आप ऐसे नाम लिखते ही आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। स्कोरिंग होते हैं ये, कहीं नाम नहीं, कोई आपका नंबर नहीं कटेगा इधर, ठीक लिख दिया तो पूरा मार्क्स मिलेगा। एथेनोइक अम्ल निम्न से किस प्रकार अभिक्रिया करता है, अब अभिक्रिया पूछी गई हैं, ये भी 3 ही पूछी हैं, तीनों 1-1 नंबर की हैं। Na2CO3
के साथ किसकी अभिक्रिया है, एथेनॉइक अम्ल की। देखो एथेनॉइक अम्ल का हमें फार्मूला आना चाहिए CH3COOH, क्योंकि 2 कार्बन है, एथेन का मतलब 2 कार्बन, C हो गए, और ओइक अम्ल का मतलब है COOH आ जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के पहला जो ऑप्शन है ए वाली है, सोडियम कार्बोनेट के साथ करना है, और जैसे ही सोडियम कार्बोनेट के साथ कर रहे हैं तो CH3COONA सोडियम एसीटेट बन गया, या सोडियम एथेनोएट, दो ऐसे नाम लिख सकते हैं। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ये बन रहा है। आगे देखिए, अब हमारा फिर से दोबारा से एथेनॉल की सोडियम NaOH बी में दे रखा है, NaOH के साथ अभिक्रिया दिखाइए। तो ये ऐसे ही सोडियम एसीटेट बन गया CH3COONA प्लस पानी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर अलग से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अगला देखिए, अब एथेनॉल की एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल के साथ ये एक तरह से एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है अम्ल की उपस्थिति में। तो ये देखिए एथिल एथेनोएट बन जाएगा ये, और प्लस में पानी। तो ये 3 अभिक्रियाएं दे रखी हैं, और ये आप अच्छे से लिख देना। पूरे मार्क्स 6 के 6 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन अथवा में दे रखा है, या तो आप पिछला वो कर सकते हो। अब अथवा में दे रखा है कार्बनिक यौगिकों के, सॉरी ये तो वही क्वेश्चन है, नहीं अलग आ गया। कार्बन यौगिकों के निम्नलिखित गुणों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, संकलन अभिक्रिया है, प्रति ये भी। अब ये 3 करने से हमें 6 नंबर मिलेंगे, और पीछे वाले हमारे 6 पार्ट हो गए एक तरह से, तो वो 6 करने में ज़्यादा हमें मार्क्स मिल सकते हैं। तो बच्चों को जिसमें ज़्यादा वो होते हैं, जो क्वेश्चन है पार्ट्स में, ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होता है, उस क्वेश्चन को हल करना चाहिए, वो ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अब ये देखिए 2-2 वाला ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। वैसे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती होगी, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, यहाँ ऑक्सीकारक पदार्थ वो होते हैं जो ऑक्सीजन देते होंगे, ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्षारीय पोटेशियम परमंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को किस में ऑक्सीजन देकर कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। आप ये रिएक्शन लिख देना। ये हमारा एथेनॉल है, CH3CH2OH है, और या तो आप उसमें KMnO4 डालेंगे, या फिर उसमें अम्लीकृत K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीकरण में एथेनॉल से एथेनोइक अभिक्रिया बनती है, और इसमें हमें जो बीच में डालने हैं उत्प्रेरक सारे KMnO4, और इसको हीट भी करना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन ऐड होना, और ऑक्सीजन कौन दे रहा है, KMnO4 या K2Cr2 दे रहे हैं, एथेनॉल को देंगे, और एथेनोइक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले संकलन अभिक्रिया, इसको हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग हर एक उसमें आया है, तो आप इसको जरूर करना। हाइड्रोजनीकरण है, इसमें निकल पैलेडियम जो उत्प्रेरक होते हैं, इनकी उपस्थिति में जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त कौन से होते हैं, जिसमें द्वि या त्रियाबंध होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, इनमें हाइड्रोजन जुड़ जाती है, और जैसे इसमें हाइड्रोजन जुड़ती है तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। संतृप्त माने कार्बन कार्बन के बीच में एक कला बंध आ जाते हैं, जो द्विया और त्रियाबंध थे वो टूट जाते हैं हाइड्रोजन जुड़ने से। तो इसका मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं हाइड्रोजन जुड़ने से, यानी इसमें जुड़ रहा है, तो इसका मतलब संकलन हो रहा है। और ये इसमें इसका उपयोग भी बता सकते हैं आप। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है, और ये अभिक्रिया आप बता सकते हैं। जैसे कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमें CC के बीच में द्विआबंध है, तो ये वनस्पति तेल का वो है। और इस साइड में जो R दिखा रखे हैं ये एल्काइल समूह है, जिसमें आप CH3 भी हो सकता है, कितने भी कुछ भी कार्बन की चेन हो सकती है। ये निकल या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन ऐड करेंगे। हाइड्रोजन ऐड करते ही देखिए CC के बीच में द्विआबंध टूट जाता है, और एक कलाबंध आ जाता है, और हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम संकलन अभिक्रिया कहेंगे। तीसरी अभिक्रिया हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तीनों ही 2-2 नंबर के हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए मेथेन है, मेथेन में 4 हाइड्रोजन हैं, हमने इसमें क्लोरीन ऐड की, और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्या हुआ, इसका एक हाइड्रोजन देखिए 3 H रह गई हैं, एक हाइड्रोजन हट जाने के बाद एक Cl जुड़ जाती है, और साइड में H और Cl निकल जाता है। तो ये प्रतिस्थापन हो गया, यानी कि एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन आ गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसको बोलते हैं। अगला देखिए
हमारा जो है रसायन विज्ञान कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ये 21 मार्क्स का आ गया है, यानी रसायन विज्ञान हमारा 19 का है, वो 20 की थी फिजिक भौतिक विज्ञान, और ये 19 का अब हमारे जो जीव विज्ञान हो 21 मार्क्स का है, टोटल 60 का हो जाएगा हमारा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह है। अब हमें जैव निम्नीकरणीय का पता होना चाहिए। जैव निम्नीकरणीय क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, और प्लास्टिक अपघटित नहीं होता, चमड़ा लकड़ी हो जाते हैं लेकिन प्लास्टिक नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड जो है घास हो जाती है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, प्लास्टिक नहीं है। केले के छिलके भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी देखिए, लकड़ी, घास, केले के छिले, तीनों ऑप्शन ऐसी हैं जो जैव निम्नीकरणीय हैं। डी में चमड़ा, कांच ऐसा है जो जैव निम्नीकरणीय नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन भी ठीक नहीं है। सी ऑप्शन जो इसकी राइट आंसर है, लकड़ी, घास और केले के छिलके। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा, परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना उदाहरण है गुरुत्वानुवर्तन का। नहीं, इसका नहीं है। इसका तो जड़ों का पृथ्वी की ओर मतलब जाना, और तने का उसके विपरीत दिशा में जाना। प्रकाशानुवर्तन भी नहीं है, प्रकाश की ओर गति होता है। जलानुवर्तन भी नहीं है, जल की ओर गति होता है। रसायनानुवर्तन ही आएगा इसका। परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना आएगा, रसायनानुवर्तन का उदाहरण है। अगला, ओजोन परत सूर्य की कौन सी विकिरणों से पृथ्वी की सतह को सुरक्षा प्रदान करती है? तो पराबैंगनी विकिरणों से आएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में है ये। अमीबा में नए जीव बनने की प्रक्रिया का क्या नाम है? वैसे तो विखंडन बोलते हैं, लेकिन विखंडन के भी दो भाग होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। जो अमीबा और लेशमानिया होता है उसमें द्विखंडन आता है, और प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, तो यहाँ द्विखंडन है। एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है? एड्रिनलिन हार्मोन जो है आदिव्रत ग्रंथि से स्रावित होता है। आदिव्रत ग्रंथि जो है उस पर क्या बोलते हैं, गुर्दे, किडनी के ऊपर होता है, वृक्क के ऊपर होती है, टोपी जैसी सी उसके ऊपर, उसमें से निकलता है एड्रिनलिन हार्मोन। मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? ये भी बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब टिपिकल से क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं। बच्चा इनको जैसे ही क्वेश्चन पेपर को करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कौन से क्वेश्चन हमें ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चन पे ध्यान फोकस करना है। जैसे शुक्राणु का निर्माण करते हैं वृषण, दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन और श्रावण, ये काम हो गए, इसके 2 नंबर मिल जाएंगे, आप ऐसा लिखोगे। और एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। एक लिंगी पुष्प वो होते हैं जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों में से एक जननांग उपस्थित हो, उसको एक लिंगी कहेंगे, जैसे पपीता, तरबूज। द्विलिंगी जिसमें वह पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित हों, दोनों जननांग उपस्थित हों, उसको द्विलिंगी बोलते हैं, जैसे गुड़हल, सरसों। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में मेडुला और अनुमस्तिष्क द्वारा किए जाने वाले कार्य बताइए। पहले हम मेडुला के देख लेते हैं। मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिसको नियंत्रित करता है? जैसे रक्तदाब हो गया, लार आना था, वमन, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, तो इसको मेडुला वो नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क के कार्य क्या हैं? ये ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि और शरीर की संस्थिति और संतुलन, यानी पोजीशन क्या है उसको बैलेंस बना के रखना। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं तो उसमें भी बैलेंस चाहिए है। हम सीधे सीधे रेखा में चल रहे हैं, उसमें भी बैलेंस चाहिए है। एक पेंसिल उठा रहे हैं, कोई भी हमारा ऐच्छिक वाला हमारे शरीर से जो क्रियाएं करती हैं, अच्छी क्रियाएं करती हैं, उसमें उसको अनुमस्तिष्क कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, गोल आकार के बीज हैं, ये प्रभावी विलक्षण हो गया, और उसका झुर्रीदार बीज के साथ संकरण करवाया गया, तो प्रथम संतति के बीजों का आकार क्या होगा? तो जो गोल होगा, क्योंकि गोल प्रभावी विलक्षण है। द्वितीय संतति में स्वपरागण द्वारा प्राप्त कितने प्रतिशत बीज गोलाकार होंगे? तो 75% होंगे। ये हम चित्र से समझेंगे। देखिए, हमने जनक ले लिए गोल बीज और झुर्रीदार बीज। गोल बीज को हम कैपिटल R से लिख देंगे और झुर्रीदार बीज को हम स्मॉल r से इनके कारक लिख देंगे। युग्मक बनेंगे R R, स्मॉल r। F1 संतति में सारे जो हमारे सभी बीज जो हैं गोल हुए, क्योंकि गोल वाला जो कारक है R है, एक R ही काफ़ी है पर गोल लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए, इसलिए सारे सब में एक कैपिटल R है, इसलिए सभी गोल बीज उत्पन्न हुए हैं। तो इन्हीं
F1 संतति का जब स्वपरागण करवाएंगे तो जनक क्या हो गए, गोल बीज हो गए आर आर और आर आर। बड़ा आर और छोटा आर, बड़ा आर और छोटा आर, जब इनका निषेचन की गई तो F2 संतति आर आर। F2 संतति जो है ये देखो, इसमें शुद्ध जो गोल होगा वो आर आर होगा। ये जो है आर कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल आर, ये शुद्ध गोल दिखने में तो गोल होते हैं, लेकिन इनका जीनोटाइप जो होता है उसमें झुर्रीदार बीज का भी इसमें जीन होता है। और झुर्रीदार में देखो दोनों स्मॉल आर आ गए हैं। तो यहाँ जो है हमारी जो रेशो आई है आर आर जीनोटाइप में तो 1:1 रेशो हो जाएगी, और जो फिनोटाइप है वो 3:1 रेशो होती है। 3 तो हमारे गोल बीज वाले आ गया और एक झुर्रीदार बीज। झुर्रीदार बीज F1 में अप्रभावी था, लेकिन यहाँ पर भावी लक्षण हो गया है। जब हम प्रतिशत पूछा है क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे, टोटल जो संतान हुई हैं वो 4 हुई हैं। 4 में से हमारे 3 जो हैं गोल बीज वाले हैं, तो 3/4 गुना 100 करके हम इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो 75% हमारे गोल बीज आ गए F2 संतति में। F1 का पूछेंगे तो 100% बताना है, F2 का पूछेंगे तो 75% बताना है। कई बार झुर्रीदार बीज का भी प्रतिशत पूछ लें। F1 में तो 0% है और F2 में 1 आया है, तो 1 का 1/4 गुना 100 करके कर लेना, 25% आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर मूत्र बनने की प्रक्रिया का वर्णन करना है। अब ये देखिए, उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना है। गुर्दे हैं हमारे, अधिवृक्क ग्रंथि ऊपर दिखा रखी है। अभी पीछे आया था कि एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये अधिवृक्क ग्रंथि है, इससे ही है हमारा एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। और ये वृक्क धमनी, बाई वृक्क धमनी दिखा रखी है इसमें, और महाधमनी दिखा रखी है, बायां वृक्क, बाई वृक्क शिरा दिखा रखी है, महाशिरा, बाई मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, ये आप ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर देना। फिर उसका मूत्र निर्माण का दिखाना है। इसमें हमें नेफ्रॉन के बारे में सिर्फ लिखना है। वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन या वृकाणु कहते हैं। हमें पता है प्रत्येक वृक्क में लाखों वृकाणु होते हैं, लाखों, दोनों गुर्दों में लाखों होते हैं। अब वो जो इनकी मूत्र निर्माण की आप इसमें रचना छोड़ सकते हैं, यहाँ क्रियाविधि लिख देना कैसे मूत्र का निर्माण होता है। निस्संदन, पहला 3 स्टेप होते हैं। निस्संदन होता है, पुनर्अवशोषण होता है, चयनित पुनर्अवशोषण होता है, श्रावण, ये 3 स्टेप से ही मूत्र का निर्माण होता है। तो निस्संदन में क्या होता है, रुधिर वृक्क धमनी से रुधिर बोमन संपुट में आता है, केशिका गुच्छ में आएगा, वहाँ वो छलनी की तरह काम करता है, तो हमारे रुधिर को वो छान देता है। छानने पर क्या होता है, जो रक्त में ग्लूकोज, एमिनोमल, लवण, यूरिया और ये प्रचुर मात्रा में पानी होता है, छन जाते हैं और छन के निस्संदन में आ जाता है। छनने के बाद जो निकलता है उसको निस्संदन बोलते हैं। तो उसमें ये चीज़ें सारी उसमें आ जाएंगी छनने के बाद। चयनित पुनर्अवशोषण का मतलब है ये जो निस्संदन में जो लाभदायक जो हमारे लिए पदार्थ थे ये निस्संदन में आ गए हैं, अगर ये उसमें चले जाएंगे तो हमारे शरीर को नुकसान हो जाएगा, इसलिए इनको वापस से रक्त में लेके आना है। तो दूसरा स्टेप जो नलिकाकार भाग होता है गुर्दों का, वो क्या करता है, इन सभी उपयोगी पदार्थों को वापस से रक्त में अवशोषित करके वापस डाल देते हैं रक्त में। और जल की मात्रा का पुनर्अवशोषण भी कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में कितना जल उपलब्ध है, कितना विलेय पदार्थ है, उसकी मात्रा पर जल का भी जो है पुनर्अवशोषण निर्भर करता है। फिर तीसरा श्रावण है। अब कुछ ऐसी वो होता है, नलिका का भाग क्या करता है, कुछ हाइड्रोजन, पोटेशियम आयन और अमोनिया जैसे पदार्थों का श्रावण निस्संदन में डाल देते हैं उसको, और ये जो शरीर के आयनिक व अम्ल क्षार के संतुलन को बनाए रखते हैं। चौथा उत्सर्जन। अब हमारा मूत्र तैयार हो गया है, तो वो जो वृक्क गुर्दों में मूत्र बन गया था वृकाणु से, वो मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में आ जाता है। मूत्राशय हमारा पेशिया होता है और ये तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। और मूत्राशय में तब तक भंडारी रहता है जब तक का मूत्राशय का दाब उसे मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दे, जब तक वो हमारे शरीर में रहता है। तंत्रिका तंत्र के पास संदेश जाता है और फिर वो जो मूत्राशय की पेशियाँ होती हैं वो संकुचित होती हैं और फिर वो बाहर मूत्र को बाहर निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन था। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाओगे और ये लिखोगे। फिर हमारा है पादपों में उत्सर्जन का वर्णन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये कई बार आ चुका है। देखिए पहला जो स्टेप है
पौधे प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न ऑक्सीजन को रंध्र द्वारा बाहर निकालते हैं। जो ऑक्सीजन बनती है प्रकाश संश्लेषण में, उसके लिए एक तरह से हानिकारक पदार्थ ही होता है, तो रंध्र द्वारा बाहर निकाल देते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, वे अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकालते हैं। पानी को अभी वो कैसे निकालते हैं, रंध्रों द्वारा ही बाहर निकालते हैं, और वाष्पोत्सर्जन पानी को भाप के रूप में। तीसरा पॉइंट है, पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय, जब पत्ती गिरती हैं क्षय होकर, तो उसमें कुछ मृत कोशिकाएं बाहर निकल जाती हैं, और बहुत से हानिकारक पदार्थ भी निकल जाते हैं। और कुछ जो हानिकारक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, पौधे अपने उसमें संचित कर लेते हैं, वैक्यूल्स में, रिक्तिकाओं में संचित कर लेते हैं। बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं पौधे की कोशिकाएं में, वहाँ संचित हो जाती हैं। जो पांचवा पॉइंट है, पौधों से गिरने वाली पत्तियां, जो पत्तियां होती हैं वो गिरती हैं, तो उनमें बहुत से अपशिष्ट पदार्थ संचित होते हैं, वो पत्ती के साथ ही बाहर निकल जाते हैं। रेजिन और गोंद जो होते हैं वो भी निकलते रहते हैं, तने पे देखे होंगे आपने, रेजिन वगैरह भी निकलते रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मिट्टी में भी उत्सर्जित करते रहते हैं। तो इस तरह से आप ये 6-7 पॉइंट लिखोगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज हमारा ये सेट सी 2019 का सेट ए सोल्व हो गया है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इन वीडियो से आप जुड़े रहें। अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको पूरी साइंस की बुक से ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और आप उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, और परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। कॉन्फिडेंस आप का बन पाएगा, और आप अच्छे से क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन को लिख पाएंगे, आंसर को लिख पाएंगे, और इस तरह से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो वीडियो का अगली वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन लिंक उसको क्लिक करें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।